नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर उनसे बात करेंगे। उनसे फोन पर बात हुई है और आमने सामने बैठकर भी आज या कल बात होगी। पार्टी प्रधान पूरे परिवार का हेड होता है, पार्टी ही सुप्रीम होती है। यहाँ कैबिनेट बैठक के बाद चन्नी ने मीडिया से बातचीत में सिद्धू के इस्तीफे का मामला जल्द हल होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धू को मनाने के लिए बिजली के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2 kV तक के बिजली कनेक्शन वाले 53 लाख परिवारों को बकाया बिल भरने से मुक्त कर दिया है और कहा कि यह बिल पावरकॉम को राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही उन्होंने रेत खनन के बारे में भी जल्द ही कदम उठाने की बात कही है। बता दें कि यह सिद्धू लोगों को बिजली पर राहत देने और साथ ही रेत खनन माफिया पर नकेल कसने की लगातार मांग करते रही है। वहीं यहां मीडिया से बातचीत में सिद्धू के इस्तीफे की चर्चा करते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह मामला आज से लेकर कल तक हल कर लिया जाएगा। पार्टी का प्रधान हेड होता है और हेड को परिवार में बैठकर बात करनी होती है। मैंने आज भी सिद्धू साहब से बात की है। मैंने सिद्धू से कहा है पार्टी सुप्रीम होती है, आपको जो गलतियां लग रही है उस पर बात कर लेते हैं। पंजाब में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया और अब पंजाब सियासत के बड़े खिलाड़ी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासत और भी गर्मा चुकी है। वहीं सिद्धू को इस्तीफे पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे हरियाणा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा की राजनीति अलग है। हम यहाँ पूरी मेहनत से लोगों की आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे पर कुमारी शैलजा ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि इससे हरियाणा में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस बयान से आखिरकार क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं। फिलहाल पंजाब में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस प्रकार से आप प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से इस्तीफा दे दिया है, तो इससे हरियाणा अलग स्टेट है। हमारे यहाँ सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत से लोगों की बात उठाते हुए, लोगों की आवाज़ उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई हरियाणा में कोई यमुनानगर नगर निगम के एनडीसी पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने एक अहम बैठक की है। जिले के सभी प्रॉपर्टी डीलर इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान विनोद मारवा ने कहा है कि एनडीसी पोर्टल के वजह से जिले के सभी प्रॉपर्टी डीलर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आम जनता भी, जिन लोगों ने अपनी जमीन खरीदनी और बेचनी है, वो भी परेशान होकर नगर निगम के चक्कर लगा रही है। ये सब निगम की लापरवाही है। इस पोर्टल पर जो अप्रूव एरिया है उसे अनअप्रूव दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा जल्द ही इसको लेकर निगम के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। वहीं अगर यह ठीक नहीं होगा तो हम कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान विनोद मारवा ने बताया कि आज हमने एक बैठक की है डीसी पोर्टल को लेकर। सभी प्रॉपर्टी डीलर परेशान हैं। जब भी कोई जमीन बेचने या खरीदने के लिए इनको जब ग्राहक के पास जाती हैं और कागज लेकर निगम में जाती हैं तो एनडीसी पोर्टल पर बहुत बड़ी समस्या है। अप्रूव कॉलोनियों को अनअप्रूव कर दिया गया है। 4 महीने से अप्रूव कॉलोनियों को एनडीसी पोर्टल पर अनअप्रूव दिखाया जा रहा है। कि जितने ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं शहर में, ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए पड़े हैं। इनको जब भी कोई ज़मीन को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, किसी भी कार्य में जब ये कोई ग्राहक के पास जाते हैं, कागज़ लेके आते हैं वहाँ पे निगम में, इनको ये एनडीसी पोर्टल पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है।
अप्रूव्ड कॉलोनियों को अनअप्रूव्ड कर दिया गया है। आज 3-4 महीने से यहाँ पर अप्रूव्ड को अनअप्रूव्ड कर दिया है। ये इनको समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी और छोटी छोटी कई बार समस्या कॉलोनी तोड़ने की, किसी को कोई बताया नहीं जाता, कोई नोटिस नहीं दिया जाता, कहीं पे भी जहाँ दिल करता है ये अपना पीला पंजा चला देते हैं। तो मतलब कुछ बताया जाए पहले, कुछ उसकी कार्रवाई की जाए, उसको तरीकेवार किया जाए। हम ये नहीं कहते कि कोई अगर गलत चीज़ है तो गलत का कोई वो नहीं है, परंतु ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के साथ ही अन्याय हो। तो हम इस अन्याय के लिए कुरुक्षेत्र में थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए और साथ ही उनके समर्थन में मजदूर भी भारी संख्या में पहुंचे हैं। किसानों ने न सिर्फ मार्केट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है बल्कि गेट पर भी ताला जड़ दिया है। आपको बता दें, किसानों ने कहा है कि अगर आज खरीद शुरू नहीं हुई तो लघु सचिवालय, सांसद और साथ ही विधायक के कार्यालय के बाहर अनाज गिराकर वहीं से खरीद करवाएंगे। उधर भारी संख्या में किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर बैठ गए। पिछले साल वाला काम यहाँ ना हो कि पिछले साल उन्होंने 25 तारीख दे करके उसके बाद 1 तारीख करी, 1 के बाद 15 तारीख की, और कम से कम 20-22 दिन जिम्मेदार सड़कों पे रोते रहे। तो उस विज्ञापन देने के बावजूद इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। तो आज हमने मार्केट कमेटी में आन करके पता किया कि खरीद कब आ रही है। इन्होंने कहा कि आज हमारे पास लेटर आया है, जो लेटर मेरे पास है इसकी फ़ोटोकॉपी। उन्होंने कहा कि 1 तारीख को खरीद होगी। इस लेटर के ऊपर कोई भी तारीख नहीं है, जिसके चलते आज हमारी जो किसान यूनियन की टीम है उसने एक निर्णय लिया है कि जो अपना दान है वो हम एमपी, विधायक और लघु सचिवालय के वहाँ पर घेरों पे घेरेंगे। होजल के गांव औरंगाबाद में एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पहली नजर में पारिवारिक कलह के चलते घर के मुखिया नरेश कुमार द्वारा अपनी पत्नी, 2 बच्चे और एक भतीजे की हत्या की गई है। बता दें, फिलहाल पुलिस मामले के पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह नरेश कुमार के पिता लखीमपुर ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से जब आवाज नहीं आई तो पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को घर भेजा। घर में अंदर गए लड़के ने उन्हें जानकारी दी कि घर के अंदर सभी मृत अवस्था में खाट पर लेटे हुए हैं। वहीं नरेश कुमार पंखे से हुक से फांसी पर लटका हुआ है, जबकि लखीराम ने अंदर जाकर देखा तो नरेश कुमार फांसी पर टंगा हुआ था और उसकी पत्नी आरती व बच्चे के शव खाट पर पड़े थे। मृतक नरेश कुमार झांसी में होटल चलाकर अपना परिवार चलाता था। आपको बता दें, एक दिन पहले ही नरेश कुमार झांसी से अपने घर आया था। मरने वालों में नरेश कुमार 33 साल, आरती 30 साल, रविता 11 साल, भावना 9 साल और संजय 7 साल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक यही सामने आ रही है कि पारिवारिक कलह वजह। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। सुबह यहाँ हमसे भी पहले पड़ोसियों को जानकारी मिली। पड़ोसियों ने आके देखा तो यहाँ 5 की 5 डेड बॉडी मृत थी। इसमें एक लड़का, जो चाचा का लड़का नरेश था, वो फंदे पे, पंखे के पे लटका हुआ था। उसको पड़ोसियों ने उतारा है। उसके बाद वहाँ किसी ने जाके बताया हमारे घर पे, तब मैं सबसे पहले आया हूँ। मेरे को यहाँ और पड़ोसी मिले डेड बॉडी उतारने के बाद में। बाकी और जो नरेश की पत्नी और बच्चों का वो किस हालत में मिले थे? वो सब के सब मृत हालत में पाए गए हैं और सब के सब चारपाइयों पर लेटे हुए थे। कहीं भी कोई ऐसी देखने में लग नहीं रहा था कि ये कहीं मृत हैं। क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या गला दबाया गया है या अगर गला दबाया जाता तो कहीं कोई निशान, बॉडी पे निशान, गले पे निशान कुछ मिलता है? ऐसा कुछ पाया नहीं गया बिल्कुल भी। फिर कुछ जहरीला पदार्थ ऐसा दिया है कुछ? वो तो हो सकता है, उसका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। मिले कि औरंगाबाद गांव में 5 आदमी ने फांसी खा ली, तो हम मौके पर जाके पता चला कि नरेश, जो इनका घर का मालिक था, उसने फांसी खा रखी। बाकी उसने अपनी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, उनको लगता है, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि उनको शायद को जहर दिया है या उसका गला तो मुंह दबा के हत्या की गई उनकी, और उसके बाद खुद ने फांसी खा ली। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि वो चारों कैसे मरे।
बाकी नरेश ने फांसी खाई है। तो सर कोई ऐसा मामला भी है कि कोई रंजिश हो या कोई हत्या का भी शंका जताई जा सकती है? पुलिस के सामने कोई आया निकल के? नहीं, अभी तक तो परिवार वाले कोई ऐसी कोई बात बता नहीं रहे, कोई शंका ना कोई संदेह जता रहे, वो कोई पारिवारिक झगड़ा बता रहे हैं पत्नी के साथ हुआ उनका, बाकी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे परिवार वाले। तो सर क्या फॉरेंसिक टीम बुलाई जा रही है? हाँ, FSL टीम मौके पर आ गई तो उन्होंने अपना निरीक्षण कर लिया है, बाकी डेड बॉडियाँ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं, वहाँ से मौत का कारण पता लग गया किस। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर डेंगू की चपेट में आई। उन्हें चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा CMO डॉक्टर विजय दहिया ने अस्पताल जाकर मंत्री का हालचाल भी जाना है। विधायक घनश्याम अरोड़ा व CMO डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि मंत्री जी के पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब चल रही थी। जब उनका डेंगू टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव पाया गया। उनके प्लेटलेट्स डाउन आ रहे थे, जिस पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर रिपोर्ट में उनके प्लेटलेट्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द अच्छा करे। वहीं यमुनानगर में मंत्री ही नहीं, भारी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आ रही हैं, जो कि सरकारी व निजी अस्पतालों में दाखिल होकर अपना इलाज करवा रही है। हालांकि CMO मात्र 25 केस की ही पुष्टि फिलहाल कर रही है। जब टेस्ट करवाया गया तो प्लेटलेट्स उनके धीरे धीरे कम होने शुरू हुए, तो हमने उनको कल प्रातः फोर्टिस अस्पताल मोहाली में एडमिट करवाया है और सुबह करवाया था। शाम की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्लेटलेट्स कुछ बढ़े हुए आए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से जल्दी ही वो स्वस्थ लाभ होकर घर आएंगे। 3-4 दिनों से उनको बुखार था। जब जांच कराई गई तो उसमें हमारा जो डेंगू टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था और उनके प्लेटलेट जो हैं वो पहले से कुछ कम हुए थे, लेकिन अब स्थिर हैं और उनकी हालत अभी सामान्य है और वो फोर्टिस हॉस्पिटल में मोहाली में एडमिट हुए हैं। लेकिन लास्ट समय जब प्लेटलेट कराए गए थे वो 80,000 थे, तो बुखार अब उनका ठीक है। मैं कल खुद भी मिलकर आया हूँ, उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है। हरियाणा के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कामधेनु गौशाला पिंजौर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बात आज कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर में हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र में दौरा करने के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने गौशाला में पौधारोपण कर गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया है। उन्होंने कहा कि कामधेनु गौशाला अन्य गौशालाओं के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र का दौरा करने के उपरांत बताया कि इस केंद्र में जैविक खाद, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, गौ कृपा अमृतम बैक्टीरियल कल्चर, अर्क गौमूत्र, गोबर से गमले ईंट तैयार की जा रही है। यह पहली गौशाला है जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक अपनाई जा रही। उन्होंने गौशालाओं के प्रबंधकों को कहा कि खाद के लाभ के बारे में किसान को जागरूक करने का काम करें। कृषि मंत्री को गौवंश अनुसंधान केंद्र के प्रबंधकों ने बताया कि इस केंद्र में गौवंश के गोबर से बनने वाले वैदिक पेंट का प्लांट आने वाले 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिससे वैदिक पेंट बनना शुरू हो जाएगा। वही मंत्री को अवगत कराया गया कि इस गौशाला में 1100 गौवंश है, जिसमें 800 गाय और 300 सांड है। सभी गौवंश देशी नस्ल हरियाणा व साहिवाल नस्ल की है। गौशाला का उद्देश्य है देशी नस्ल को बढ़ावा देना। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।